हेलो प्यारे बच्चों, डाउट नेट में सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। तो भाई कैसे हैं प्यारे बच्चे? आशा करती हूँ सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे, घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने और अपने माता पिता का ध्यान रख रहे होंगे। तो बेटा ये है कक्षा 9 की विज्ञान का समय। मैम को देख के समझ चुके हैं भाई, रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं। रसायन विज्ञान का हमारा एंड चैप्टर है ना, एंडिंग पे है हमारी रसायन विज्ञान। हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम है परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो इसी संरचना को हम आगे बढ़ाएंगे, है ना। और ये है इसका लेक्चर नंबर 3। तो बेटा आज की क्लास में हम बोर मॉडल की बात करने वाले हैं कि बोर ने क्या कहा अपने मॉडल में। साथ ही साथ हम बोर मॉडल के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात भी करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, बेटा ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपके केमिस्ट्री का बेस है। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आया तो 10th क्लास में कुछ भी नहीं समझ में आने वाला, 11th में कुछ नहीं समझ में आने वाला अगर आपने साइंस ली तो 12th में कुछ नहीं समझ में आने वाला। इसीलिए इसको बहुत ध्यान से सुनना, है ना। हमारी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, हमारे कैरियर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है ना, और 10th बोर्ड का बेस है। तो बहुत ध्यान से समझने को इसका प्रयास करना, ठीक है। आगे बढ़ना है, लेकिन बेटा आगे बढ़ने से पहले एक बार दोहरान जरूर करेंगे। तो बेटा अभी तक हमने क्या पढ़ा कि भाई डाल्टन ने अपना दिया था परमाणु सिद्धांत, है ना। 1808 की बात है ये तो। डाल्टन ने अपना परमाणु सिद्धांत काफी पहले दे दिया था और इसने कहा था कि कोई भी पदार्थ जो है वो अविभाज्य सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है ना। लेकिन समय समय पर अलग अलग वैज्ञानिक आए, उन्होंने कहा कि नहीं भाई, परमाणु में भी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो भाई परमाणु में हमने पढ़ा कि परमाणु में प्रोटॉन यानी P, इलेक्ट्रॉन यानी E और न्यूट्रॉन यानी N होते हैं। अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो ये धनावेशित कण है ना। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये ऋणावेशित कण है, और अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो बेटा ये उदासीन है। उदासीन का मतलब है कि न तो इस पर धनावेश है और ना ही ऋणावेश है ना। इनकी खोज हो गई तो ये तो पता चल गया कि भाई अब परमाणु छोटा नहीं है, उससे भी छोटी चीजें अंदर है। फिर समय समय पर वैज्ञानिक आए जिन्होंने अपना मॉडल दिया कि आखिर परमाणु दिखता कैसा है। तो इसी क्रम में सबसे पहले आए थे थॉमसन। इन थॉमसन ने अपना परमाणु मॉडल दिया जिसे हम तरबूज का मॉडल या प्लम पुडिंग का मॉडल भी कहते हैं। तो थॉमसन ने क्या कहा? थॉमसन ने कहा कि हमारा परमाणु एक धनावेशित गोला है। क्या है? परमाणु एक धनावेशित गोला है। उसमें इलेक्ट्रॉन उसी प्रकार बिखरे रहते हैं जैसे किसी तरबूज में बीज। इसीलिए इसको तरबूज मॉडल कहा जाता है कि मान लो ये पूरा तरबूज है ना, उसके अंदर ये बीज बिखरे होते हैं जैसे, वैसे ही हमारे परमाणु में इलेक्ट्रॉन बिखरे होते हैं। तो उसे कहा कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐसे बिखरे हुए हैं। आगे चलकर ये मॉडल फेल हो गया, है ना। क्या हो गया? फेल हो गया। देन आए एक वैज्ञानिक जिनका नाम था रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने बेटा अपना परमाणु मॉडल दिया। रदरफोर्ड ने अपनी बातें कही। तो रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया जिसे स्वर्ण पत्र प्रयोग कहा जाता है। स्वर्ण पत्र प्रयोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे बच्चे? स्वर्ण पत्र प्रयोग कहा जाता है। इसने कुछ नहीं किया, एक गोल्ड फॉइल ली, सोने की पन्नी ली, स्वर्ण पत्र लिया, जो भी बोलना चाहो, और इस सोने की पन्नी पर अल्फा कण की बौछार करवाई, बॉम्बामेंट करवाई, है ना। अल्फा कण क्या होते हैं? तो बेटा ये धनावेशित कण होते हैं। क्या होते हैं मेरा बच्चा? धनावेशित कण होते हैं, है ना। इन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। जब इसने बॉम्बामेंट करवाई इस पर, सोने की पन्नी पर, सोने की पन्नी ही क्यों ली भाई? वो परमाणु के लिए प्रयोग कर रहे थे। परमाणु अत्यंत सूक्ष्म है, देख सकते नहीं है, तो भाई ऐसी कोई चीज होनी चाहिए जो परमाणु को रिजेंबल करता हो, और ये सोने की पन्नी में है क्योंकि
अगर एक के ऊपर 1000 परमाणु रखो तब ये सोने की पतली सी शीट बनती है। बाकी कोई भी चीज लेते तो वो ज्यादा ही मोटी होती और उसमें परमाणुओं की संख्या ज्यादा ही होती। तो परमाणु से रिसेंबल कराने के लिए लगभग सेम होना चाहिए, इसलिए इन्होंने ये लिया। ठीक है, जैसे ही अल्फा कण की बॉम्बार्डमेंट करवाई, उन्होंने सोचा था कि अल्फा कण वहां से टकरा के इधर उधर उधर ऐसे जाएंगे, नीचे गिरेंगे, लेकिन उन्होंने जो सोचा उसका विपरीत ही हुआ। जैसे ही उसने अल्फा कण की बॉम्बार्डमेंट करवाई, मैक्सिमम अल्फा कण चुपचाप सीधे निकल गए। और ऐसा कब हो सकता है? जब आगे सामने चीजें खाली हो। भाई खाली हो गए और बॉल फेंकोगे तो चुपचाप सीधी निकल जाएगी। तो यहां से रदरफोर्ड ने बेटा क्या निष्कर्ष निकाला? रदरफोर्ड ने निष्कर्ष निकाला कि हमारा जो परमाणु है उसका अधिकांश भाग खोखला है। क्या है? खोखला है, खाली है। फिर क्या हुआ? उसने देखा कि कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से हल्के से विक्षेपित हो गए। विक्षेपित का मतलब मुड़ना। अल्फा कण चुपचाप सीधा जा रहा था, थोड़ा सा ऐसे मुड़ गया। जा रहा था, थोड़ा सा मुड़ गया। तो हल्के से अपने मार्ग से विक्षेपित हो गए, मतलब अंदर कहीं ना कहीं इस परमाणु में थोड़ा सा धनावेश है। धनावेश ही क्यों बोला? क्योंकि हमने कहा अल्फा कण धनावेशित है। भाई धनावेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, रिपल्सन होता है। धनावेश एक दूसरे को रिपल्सन करता है। इसका मतलब अंदर कहीं ना कहीं धनावेश है। इसीलिए क्या हुआ? ये अल्फा कण अपने मार्ग से विक्षेपित हो गए। तीसरी चीज इन्होंने देखी कि लगभग 12,000 अल्फा कण में से एक अल्फा कण ऐसा था जो गया, पता नहीं क्या हुआ, उसको मम्मी याद आई, डैडी याद आए, अपने मार्ग से वापस लौट आया, वापस चला गया, अंदर गया ही नहीं, इस पे टकराया ही नहीं। ऐसा क्यों? मतलब परमाणु के अंदर एक छोटा सा भाग ऐसा है जिसमें धनावेश है, छोटा सा भाग है, क्योंकि इस धनावेश ने क्या किया? रिपल्स किया, इसलिए चुपचाप वापस चला गया। तो इन चीजों को देखकर रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया कि भाई परमाणु गोलाकार है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, अंदर छोटा सा भाग ऐसा है जहां पर धनावेश है, और उस भाग को इसने नाभिक कहा। और इसी प्रकार नाभिक या न्यूक्लियस की खोज रदरफोर्ड के द्वारा हुई। लेकिन ये भी फेल हो गया। क्यों? क्योंकि रदरफोर्ड ने कहा कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है? आपका इस न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। तो भाई वैज्ञानिकों ने कहा चलो मान लिया ऐसा हो रहा है, आप खुद बताओ, अगर आप भी गई जो गोल गोल घूमते हो तो एक टाइम ऐसा आता है कि आप थक जाते हो बेटा, और थक के अब नहीं होगा, या तो रुक जाते हो या बैठ जाते हो। तो सेम चीज इलेक्ट्रॉन के साथ भी होनी चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली घूम रहा है तो भाई एक टाइम ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी खत्म हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर घिर जाएगा। और अगर ऐसा हो गया तो आपका परमाणु तो रहा ही नहीं, परमाणु का स्थायित्व खतरे में आ गया। तो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए रदरफोर्ड, और इसीलिए रदरफोर्ड का मॉडल फेल हो गया। ये बातें हम कर चुके थे, एंड देन हम आ गए थे बोर के मॉडल पर, है ना। बोर का मॉडल, तो बोर ने क्या कहा था मेरे बच्चे? बोर ने रदरफोर्ड की बातों को चेंज किया, थोड़ा सा सही किया। बोर ने क्या बोला कि बिल्कुल रदरफोर्ड का कहना सही है, ये आपका नाभिक है जिसमें धनावेश है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें हमें, है, ये गोला सही नहीं बना है, इसको इतना नहीं लेना है, ये गोलाकारी है, ठीक है भाई, इस चीज को लोड नहीं लेना है। बिल्कुल बोर ने कहा कि बिल्कुल सही कहा रदरफोर्ड ने, लेकिन यहाँ एक करेक्शन है। क्या? कि भाई बिल्कुल इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ घूम तो रहा है, लेकिन वो जिस जगह पे घूम रहा है ना, उसे हमने कहा कक्षा। तो इसने क्या बोला? बिल्कुल इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ एक कक्षा में घूम रहा है, लेकिन यहाँ एक स्पेशल बात है। क्या है वो स्पेशल बात? कि भाई ये जो कक्षा है उसकी एनर्जी फिक्स है, इसकी एनर्जी कम ही नहीं होती। तो बोर ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ निश्चित ऊर्जा की कक्षा में वृत्ताकार चक्कर लगाता है। बिल्कुल चक्कर तो लगा रहा है, रदरफोर्ड ने सही कहा, लेकिन रदरफोर्ड एक बात मिस कर गए। ये बात बोर ने कही है बेटा, मैं नहीं कह रही। क्या कहा? कि बिल्कुल इलेक्ट्रॉन चक्कर तो लगा रहा है, लेकिन जहां पर जो चक्कर लगा रहा है, जिस मार्ग में, जिस रास्ते में वो चक्कर लगा रहा है, वो है इसकी कक्षा, जिसे उसने बोर कक्षा कहा।
या स्थायी कक्षा कहा। ठीक है, और इसने कहा कि इस कक्षा की एनर्जी फिक्स है, इस कक्षा की ऊर्जा फिक्स है। अगर ऊर्जा फिक्स है तो इलेक्ट्रॉन थकेगा ही नहीं, क्योंकि एनर्जी उसकी फिक्स है ना। तो इसे इसने क्या कहा कि ये निश्चित ऊर्जा की कक्षा है ना। दूसरी बात बोर्ड ने क्या कही कि बिल्कुल इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और घूमते घूमते इलेक्ट्रॉन किसी भी प्रकार की एनर्जी को रेडिएट नहीं करता। भाई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है लेकिन किसी भी प्रकार की विकिरण उत्सर्जित नहीं कर रहा, किसी भी प्रकार की विकिरण नहीं निकाल रहा। इसका मतलब किसी भी प्रकार की एनर्जी लूज नहीं कर रहा, और इसीलिए बेटा इलेक्ट्रॉन गिरता नहीं है नाभिक में और नाभिक स्थायी। ये बात बोर्ड ने कही, बहुत अच्छी बात कही थी। चलिए यहां तक की बातें हमने कर ली थी। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखने की कि ये आपका नाभिक है, उसके चारों तरफ ये कक्षा है जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। अब एक कक्षा नहीं, बहुत सारी कक्षाएं, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा, ये चौथी कक्षा, ये पूरा सर्कल है, मैंने थोड़ा सा भाग बनाया है। ठीक है, तो भाई ये है पहली कक्षा। इसने कक्षा की संख्या को n कहा। बोर ने कक्षा की संख्या को n कहा और इस कक्षा को बोर कक्षा, स्थायी कक्षा या फिर कोश नाम दिया। क्या नाम दिया कि भाई जिस रास्ते में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है उसका नाम या तो कक्षा है, बोर कक्षा है, स्थायी कक्षा है या कोश है। ये किसने कहा? बोर ने कहा। ठीक है, चलिए अब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, ये कक्षाएं हैं। इस कक्षा की संख्या को n से व्यक्त करते हैं। तो भाई n का मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, ऐसे अनंत तक हो सकता है। तो यहाँ देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, ये पहली कक्षा है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, ये दूसरी कक्षा है, तीसरी, चौथी, ऐसे कक्षाएं। इन कक्षाओं का नाम दिया। क्या नाम दिया भाई बोर्ड ने? बोर्ड ने कहा कि जो कक्षा पहली कक्षा है उसका नाम K है। K का मतलब क्या हुआ? पहली कक्षा या पहला कोश जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। चलिए, ये है बेटा n बराबर 2। इस दूसरी कक्षा का नाम दिया इसने L। L क्या है? दूसरी कक्षा या दूसरा कोश जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। ठीक है, चलिए देन n इक्वल टू 3 है ना। तो ये कक्षा का नाम m दिया, इसका n दिया, ऐसे चलता रहेगा, K L M N O P Q R S T ऐसे चलता रहेगा। तो ये कक्षाएं उसने दी। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है? नोट कर लो, मैं साइड में हूं। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो भाई इसने क्या कहा? इलेक्ट्रॉन जिस मार्ग में चक्कर लगाते हैं, मार्ग का मतलब रास्ता, इलेक्ट्रॉन जिस मार्ग में चक्कर लगाते हैं उसे बोर ने, इलेक्ट्रॉन जिस मार्ग में चक्कर लगाते हैं उसे बोर ने स्थायी कक्षा, बोर कक्षा या कोश नाम दिया। ठीक है, दूसरी बात, उसने कक्षा की संख्या को n से व्यक्त किया, जहां n का मान 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। चलिए, बोर ने कक्षा की संख्या को n से व्यक्त किया। किससे व्यक्त किया बेटा? n से व्यक्त किया, है ना। n बराबर 1 मतलब पहली कक्षा, और इस पहली कक्षा का नाम क्या दिया बेटा बोर्ड ने? K। n बराबर 2 दूसरी कक्षा, और इसका नाम क्या दिया बेटा? L
फिर M, फिर N, ऐसे चलती गई। ठीक है, यहां तक की बात आई होप क्लियर है। अब आगे बोर्ड ने क्या बोला भाई, बताओ। चलिए, इसने बोला, बोर्ड ने क्या बोला कि किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते। जैसे आपके भी स्कूल में क्लास होती है ना, पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास। पहली क्लास में कम बच्चे होते हैं, दूसरी क्लास में थोड़े ज्यादा होते हैं, तीसरी में ज्यादा होते हैं, बड़ी क्लासों में बच्चे ज्यादा होते हैं। तो भाई आपकी भी तो किसी क्लास में कुछ बच्चे फिक्स होंगे कि भाई इस पहली क्लास में इतने ही बच्चों का एडमिशन लेंगे, दूसरी क्लास में इतने ही बच्चों का एडमिशन लेंगे, तीसरी क्लास में इतने ही बच्चों का एडमिशन लेंगे, है ना, फिक्स होती है। वैसे ही बोर्ड ने कहा कि किसी कक्षा में अधिकतम 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। बोर्ड ने क्या कहा, किसी कक्षा में अधिकतम 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। यहां पर n क्या है बताओ, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के मेरा बच्चा। यहाँ n क्या है, तो यहाँ n इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। n क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं, कक्षा की संख्या। चलो, तो अब निकालते हैं k कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, l में कितने इलेक्ट्रॉन, m में कितने इलेक्ट्रॉन, n कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, निकालो। निकालो निकालो बेटा, मैं वेट कर रही हूं। चलिए, तो मैम k कोश 2n स्क्वायर फॉर्मूला है। k कोश के लिए मैम अभी आपने बताया, k कोश के लिए n का मान 1, कितने आ गए 2। तो k कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। n कोश की बात करें तो 2n स्क्वायर, 2 n का मान l कोश के लिए 2 हो गया, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8। इसी प्रकार m कोश के लिए निकालो, m कोश के लिए n का मान 3, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 18। और इसी प्रकार n कोश में अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं। तो k कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, l कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 भर सकते हैं, m कक्षा या m कोश में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, है ना, और n कोश में अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। क्लियर है, आई होप क्लियर है। मैं साइड में हट रही हूँ, देख लो इसको अच्छे से, कोई डाउट है पूछ लो, फिर बढ़ेंगे आगे। ठीक है, चलिए। चलिए बच्चा, बढ़ते हैं आगे। यहां तक की बात कह दी। फिर आया सन 1932 और 1932 में एक वैज्ञानिक जिनका नाम था चैडविक, और इस चैडविक ने खोज की न्यूट्रॉन की। तो मेरा बच्चा, न्यूट्रॉन की खोज किसने की, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की। तो भाई चैडविक ने क्या देखा पता है, कि भाई परमाणु के नाभिक में एक और कण है, उस कण का द्रव्यमान प्रोटॉन के बराबर है और उस पर कोई आवेश नहीं है, और उसे चैडविक ने नाम दिया न्यूट्रॉन, है ना, है ना। चैडविक ने नाभिक में एक कण की उपस्थिति बताई जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के बराबर समान तथा आवेश, है ना,
कुछ नहीं था, है ना, जिसे उन्होंने न्यूट्रॉन कहा, जिसे चैडविक ने न्यूट्रॉन कहा। क्या कहा बेटा? न्यूट्रॉन कहा। न्यूट्रॉन क्यों कहा? प्रोटॉन जैसा द्रव्यमान है इसलिए टॉन आया पीछे से, और न्यूट्रल था, न्यूट्रल था, न तो धनावेशित था न ऋणावेशित था, न्यूट्रल था, इसलिए न्यू। तो न्यू और प्रोटॉन का टॉन, तो न्यूट्रॉन नाम दिया, है ना, जिसे चैडविक ने न्यूट्रॉन नाम दिया। तो अब फाइनली परमाणु का मॉडल वैज्ञानिकों के समझ में आ गया था कि भाई परमाणु में कुछ नहीं, एक नाभिक है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और उसके चारों तरफ वृत्ताकार कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये चीज क्लियर हो चुकी थी वैज्ञानिकों को। तो ये है आपका ओरिजिनल परमाणु मॉडल। कैसा दिखता है बेटा आपका परमाणु? तो भाई ऐसा दिखता है कि भाई केंद्र में नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है। यहां तक की बात हो चुकी थी। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की बेटा? चैडविक ने की। कब की? 1932 में की। न्यूट्रॉन नाम कैसे पड़ा? तो इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के बराबर था इसलिए ट्रॉन, और इस पर कोई आवेश नहीं था, ये न्यूट्रल था इसलिए न्यू, न्यूट्रॉन नाम पड़ा। ठीक है, इसका द्रव्यमान जो होता है प्रोटॉन के बराबर होता है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए अब बढ़े आगे। अब परमाणु में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार वितरित होते हैं, इसके लिए बोर ने कुछ नियम दिए। तो अब हम देखेंगे परमाणु में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार वितरित होते हैं, है ना, कि भाई परमाणु में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार वितरित होते हैं। क्लियर? चलिए देखते हैं। तो भाई परमाणु में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार वितरित होंगे, इसके लिए बोर ने कुछ नियम दिए। पहली बात उसने कही कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले निम्न कक्षा, यानी जो सबसे नीचे की कक्षा है उसमें प्रवेश करता है ना। क्या करता है बेटा? निम्न कक्षा में प्रवेश करता है। सबसे नीचे की कक्षा कौन है भाई? ये आपका नाभिक है ना, ये आपका नाभिक है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। इसके बाद ये पहली कक्षा, फिर दूसरी कक्षा, फिर तीसरी कक्षा। तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले निम्न कक्षा में प्रवेश करेगा, है ना। ये क्या है? निम्न कक्षा, KLM। तो भाई किस प्रकार वितरित रहते हैं? तो क्या बोला बोर ने कि भाई इलेक्ट्रॉन सबसे पहले निम्न कक्षा में भरा जाएगा। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले निम्न कक्षा में भरे जाते हैं, है ना। अब भाई हमने पहली कक्षा भर दी। अब पहली कक्षा जब पूरी भर जाएगी तो हम दूसरी कक्षा में जाएंगे, जब दूसरी कक्षा पूरी भर जाएगी तो तीसरी कक्षा में जाएंगे। तो एक कक्षा के पूर्णतः भरने के बाद ही इलेक्ट्रॉन अन्य कक्षा में प्रवेश करता है। तो दूसरी बात, एक कक्षा के पूर्णतः भरने के बाद ही इलेक्ट्रॉन अन्य कक्षा में प्रवेश करता है। ये बात किसने बोली बेटा? बोर ने बोली कि भाई सबसे पहले आप नीचे वाली कक्षा भरोगे, वो कक्षा भर गई उसके बाद ही आप अन्य कक्षा में जाओगे। और तीसरी बात इसने बोली कि भाई परमाणु के बाह्यतम कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते। तीसरी बात क्या बोली?
परमाणु की बाह्यतम कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ये हाइड्रोजन और हीलियम के अलावा की बात थी, है ना। हाइड्रोजन और हीलियम के अलावा की बात इसने कही थी। अब इन चीजों को अप्लाई करेंगे तो समझ में आएगा। चलिए, परमाणु क्रमांक सभी को याद है? सभी को परमाणु क्रमांक याद है? यस और नो में जवाब दो पहले। कुछ को याद है, कुछ को नहीं है। मैं लिखवा देती हूँ। हमारे 9th के सिलेबस में हमें 1 से लेकर 18 तक के परमाणु क्रमांक याद करने, है ना। क्या करने भाई? 9th में हमें 1 से 18 तक परमाणु क्रमांक याद करने। कहाँ तक भाई? 1 से 18 तक। तो भाई लिखो परमाणु क्रमांक और तत्व। फिर यहाँ पर वापस परमाणु क्रमांक और तत्व, है ना। इसकी मेरे पास कोई ट्रिक नहीं, आपको याद करने पड़ेंगे, है ना। लिख लिख के याद करोगे, याद हो जाएंगे। परमाणु क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चलिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। ये हो गए आपके 10। फिर आता है परमाणु क्रमांक 11, 12, 15, 16, 17, 18, है ना। नियोन के बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, है ना, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। इतने परमाणु क्रमांक हमें याद होने चाहिए। हमसे एग्जाम में इन्हीं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। क्लियर? चलिए, अब एक एक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख कर देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेटा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, चलिए। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने से पहले आपको एक बात और ध्यान रखनी है। क्या? कि अभी उदासीन परमाणु के लिए, उदासीन का मतलब ना जिस पर प्लस दिख रहा है ना माइनस दिख रहा है, उदासीन परमाणु के लिए जो परमाणु क्रमांक है वही इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो यहाँ पे इस बात को लिख लो नोट करके। उदासीन परमाणु कैसे पहचानोगे उदासीन परमाणु है? तो मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ, जिस पर ना प्लस ना माइनस हो। आपको जिसके भी सर पे, जैसे यहाँ इन सबको देखो, किसी के भी सर पर प्लस और माइनस नहीं दिख रहा है, मतलब ये उदासीन है। तो उदासीन परमाणु के लिए परमाणु क्रमांक एवं इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी। और अभी हम जितने भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भर रहे हैं, मेरा बच्चा, वो सारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम उदासीन परमाणु के लिए भर रहे हैं। मतलब अभी हम जितने भी एग्जाम्पल करेंगे, इन सभी एग्जाम्पल में परमाणु क्रमांक जो होगा वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। यहाँ तक की बात समझ में आई है तो एक बार थम्स अप दिखा दो ताकि हम आगे बढ़ सके। आई होप समझ में आ चुकी है। चलिए, अब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरते हैं। चलो, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना हुआ बताओ? तो बेटा हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है। क्योंकि परमाणु क्रमांक 1 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 1 है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी है मेरे बच्चे? 1 है। चलिए, अब सबसे पहले भाई परमाणु में नाभिक होता है, बना दिए नाभिक। उसके बाद पहली कक्षा होती है जिसे हम के कहते हैं। भाई एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही भरोगे, तो भाई इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया के बराबर 1। के में 1 इलेक्ट्रॉन, कुछ करना ही नहीं। हीलियम का देखते हैं। है ना,
हीलियम का परमाणु क्रमांक बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के। वेरी गुड। तो बेटा हीलियम का परमाणु क्रमांक 2। परमाणु क्रमांक 2 है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 2 है। ये आपका नाभिक। फिर n बराबर 1 पहली कक्षा। के कक्षा में अधिकतम आप कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो बेटा? अभी हमने लिखा के कक्षा में अधिकतम आप 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। और भाई हमारे पास है भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो भाई के कक्षा को भर दिया। अब हमारी के कक्षा भर चुकी है, तो भाई हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2, है ना। चलिए अब बात करते हैं लिथियम की और बेरिलियम की। चलो लिथियम और बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप मुझे लिख के बताओ जल्दी से। मैं आपके आंसर्स का वेट कर रही हूँ बच्चा, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। वेरी गुड मैम। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 3 है। चलिए ये नाभिक, इसके बाद है पहले के कक्षा। के कक्षा में मैम हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। लो भर दिए 2। फिर आई एल कक्षा, है ना, क्योंकि भाई बोर्ड ने क्या कहा, देखो बोर्ड ने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले निम्न कक्षा में जाएगा, हमने के में भर दी। एक कक्षा के पूर्णतः भरने के बाद इलेक्ट्रॉन अन्य कक्षा में जाएगा। तो भाई के कक्षा पूरी भर चुकी है तब इलेक्ट्रॉन अन्य कक्षा में जाएगा। टोटल 3 इलेक्ट्रॉन थे, उसमें से 2 हमने के में भर दिए, बचा कितना 1, ये भरा एल में। तो भाई लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ 2,1। चलिए बेरिलियम की बात करें, परमाणु क्रमांक 4 तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 4। भाई आपका नाभिक के बाद के कक्षा अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन। फिर आई एल कक्षा। भाई के कक्षा पूरी भर चुकी है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। एल कक्षा में कितने बच गए? भाई के में 2 भर दिए, 4 थे, उसमें से 2 के में भर दिए, बचे कितने 2। ये बार 2 एल में, तो भाई 2,2। ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया? बेरिलियम का। क्लियर? चलिए अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का बताइए। ऑक्सीजन का चलिए बताइए जल्दी से, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए कमेंट बॉक्स में। चलिए बताइए बेटा, चलिए देखते हैं। भाई नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? भाई हाइड्रोजन हीलियम, लिथियम बेरिलियम, बोरोन कार्बन नाइट्रोजन, परमाणु क्रमांक 7 है। चलिए सबसे पहले नाभिक, फिर के कक्षा, फिर एल कक्षा। परमाणु क्रमांक 7 तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 7। भाई के कक्षा बोल रही है अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकती हूँ, उससे ज्यादा नहीं। भाई चल 2 तो रख ले। टोटल 7 इलेक्ट्रॉन थे, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन मैंने के कक्षा में भर दी, तो बचे कितने 5। 7 में से 2 गए तो 5। भाई एल कक्षा बोल रही है अधिकतम 8 रख सकती हूँ, अभी हमारे पास तो 5 है, रख दो 5। तो भाई नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,5। ठीक है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक है 8 तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी हुई 8। चलिए के कोश, एल कोश। के में आ गए 2, टोटल 8 में से 2 गए, कितने बचे 6। भाई एल बोलते मैक्सिमम 8 रख सकती हूँ, मैंने कहा भाई 6 ही तो है मेरे पास, रख ले। 1 2 3 4 5 और 6। तो भाई ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2,6। चलिए अब नियोन और सोडियम का बता दीजिए बेटा। नियोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चलिए जल्दी से
सभी बच्चे जवाब देंगे बेटा। चलिए देखते हैं भाई, नियोन का परमाणु क्रमांक है 10। अगर परमाणु क्रमांक 10 है तो भाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 10 हो गई। चलिए, ये नाभिक, ये के, ये एल है ना। के कोश बोल रहा है अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता हूँ, रख दो भाई 2। एल कक्षा बोल रही है अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। कैसे 8 इलेक्ट्रॉन ही रख सकते हैं, तो भाई लिखवाया है एल कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। चलिए, और 8 ही बचे भाई, 10 थे उसमें से 2 तो के को दे दिए, बचे कितने 8, तो भाई एल को भर दो। 1 2 3 4 5 और 6, तो भाई एल में कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो टोटल हो गए एल में 8, के में 2, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2,8। सोडियम की बात करें, परमाणु क्रमांक 11 है ना, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11। चलो, ये नाभिक, ये के कोश, ये एल कोश, टोटल 11 थे, उसमें से 2 तो मैंने भर दिए के में, है ना। 11 में से 2 भर दिए मैंने के में, कितने बच्चे 9। भाई एल बोल रहा है मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, मेरे पास 8 की ही जगह है, तो एल में 8 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब 9 में से 8 इलेक्ट्रॉन आपके एल में चल गए, अभी भी एक बचा है, तो भाई अब अगली कक्षा में जाएगा क्योंकि एल कक्षा भर चुकी है। एल में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं, तो एल के बाद एम कक्षा आई और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया। तो इस प्रकार सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ 2,8,1। ये के है, ये एल है, ये एम है। क्लियर है? तो यार एक बार थम्स अप दिखा दो। यस मैम, क्लियर है। ठीक है, चलिए तो बेटा आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखे। अब आप मैग्नीशियम से लेके आर्गन तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप खुद ट्राई करोगे, मैं कल की क्लास में आपको जरूर बताऊंगी। जाने से पहले क्विज जरूर खेलेंगे। देखते हैं बच्चा, क्विज का पहला प्रश्न, अल्फा कण है, मैं साइड में हट जाती हूँ बेटा, आप अच्छे से जवाब दीजिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रदरफोर्ड के अनुसार जल्दी करो बच्चा। चलिए समय समाप्त, क्विज समाप्त। जल्दी से प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। भाई अल्फा कण धनावेशित कण है, सभी को पता है। भाई रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के अंदर होते हैं, नहीं ये नहीं बोला था। परमाणु में नाभिक होता है, बिल्कुल ये बात इसने बोली थी। परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन होते हैं। रदरफोर्ड ने जब अपना मॉडल दिया था तब न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, तो ये बात भी इसने नहीं बोली। तो रदरफोर्ड ने कौन सी बात बोली? बी बोली कि परमाणु में नाभिक होता है। ठीक है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना आपके क्विज के कितने प्रश्न सही है। तो बच्चा आज हमने बोर मॉडल पढ़ा। बोर मॉडल ने कहा कि बिल्कुल नाभिक है
उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है, हम मान रहे हैं, लेकिन जिस कक्षा में ये चक्कर लगा रहा है उस कक्षा की ऊर्जा निश्चित है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं गिरता। और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों तरफ घूम रहा है तब वो क्या कर रहा है बेटा, तब वो कोई भी ऊर्जा नहीं निकाल रहा। अगर ऊर्जा निकाल ही नहीं रहा, एनर्जी लॉस ही नहीं होगी, तो वो कभी थकेगा ही नहीं, थकेगा तो नाभिक में गिरेगा ही नहीं, और क्योंकि नाभिक में गिरेगा ही नहीं इसलिए परमाणु स्थायी रहेगा। देन उसने बोला कि भाई ये जो कक्षाएं हैं वो बहुत सारी कक्षा होती हैं, जैसे पहली कक्षा को के कहते हैं, फिर एल बोलते हैं, फिर एम बोलते हैं, इस प्रकार कक्षाएं होती हैं। अब ये जो कक्षाएं हैं बेटा, इन कक्षाओं को है ना नाम दे दिया, पहली कक्षा को के, दूसरी को एल, तीसरी को एम। फिर इसने सूत्र बता दिया कि अधिकतम इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा में कितने रह सकते हैं, तो किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2n² रह सकते हैं, जहां n कक्षा की संख्या है। तो के में 2, एल में 8, एम में 18 और एन में 32। अधिकतम इतने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। फिर इलेक्ट्रॉन को भरेंगे कैसे, तो उन्होंने ये भी बताया कि सबसे पहले पहली कक्षा भरो, फिर जब ये पूरी भर जाए फिर दूसरी कक्षा भरो, है ना। कक्षा जैसे जैसे भरेंगी फिर अगली कक्षा भरेंगे। एन बाह्यतम कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम के अलावा, ये बात। तो फिर इसके आधार पर हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले, जैसे सोडियम का 2,8,1 आया, हमने देखा कैसे आया। तो ये मोटा मोटा रिवीजन था जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। होमवर्क मेरा बच्चा आपको ऐप पर मिल जाएगा, वहीं से देखकर आपको सबमिट भी करना है, ठीक है। तो भाई अगली क्लास में बेटा हम पढ़ेंगे संयोजकता क्या होती है, ठीक है। तीसरे चैप्टर में पढ़ चुके हैं, चौथे चैप्टर में थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे। तो क्लास को विराम देने का समय आ चुका है मेरा बच्चा। आशा करती हूँ क्लास पसंद आई होगी। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।